प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मी विजय, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब विज्ञान प्रशस्ति। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बोर मॉडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है एकदम। बोर मॉडल के बारे में बात करेंगे। क्यों बोर मॉडल का रिक्वायरमेंट आया, क्या सब रदरफोर्ड मॉडल में क्या सब फेल्यूर था, वो बोर मॉडल ने कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया। फिर आपको दोस्तों हाइड्रोजन एटॉम, जो वन एटॉमिक सिस्टम है, हाइड्रोजन एटॉम्स को लेके बहुत सारा चीजें डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोजन एटॉम्स का जो ऑर्बिट होता है दोस्तों, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट का क्या लेंथ होता है, लाइक और nth ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडियस होता है वो कैसे निकाले, फिर उसका वेलोसिटी कैसे निकाले दोस्तों, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का वैल्यू होता है वो क्या सब होता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में। उसके बाद दोस्तों रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है दोस्तों, वो जो रिडबर्ग इक्वेशंस आता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कैसे एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वहां से दोस्तों ड्रॉ किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या कि ये जो एनर्जी का जो नेगेटिव साइंस होता है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, नेगेटिव साइंस का नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो ये सब चर्चा यहाँ पर होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग एकदम लास्ट में बात करेंगे कि बोर मॉडल जो होता है ना दोस्तों, उस बोर मॉडल का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, उसके बाद मतलब उसका जो आउटकम्स है क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फेल्यूर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना सारा डिस्कशन इस क्लास में होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया कि कितना ताबड़तोड़ और एक कॉन्सेप्चुअल क्लास ये दोस्तों होने वाला है। तो ये सबके सामने ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, क्योंकि इसमें इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा अगर फायदा आप लोग लेना चाहते हो तो पूरा पूरा कंसंट्रेशन के साथ दोस्तों, एकदम पूरा फोकस के साथ ये वीडियो को आप लोगों को देखना होगा। एंड जो भी कुछ यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ आप अपने कॉपी और पेन में, कॉपी और पेन के साथ तो आप लोग बैठे हो, तो पूरा चीजों को लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये मत सोचो कि फ्री में यूट्यूब में फ्री में सेशन चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो उसको इग्नोर कर देते। बात वो नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो को देखो, उसके बाद कमेंट करो दोस्तों कि क्या कमी रह गया इस क्लास में, क्या मतलब इसका वजन जो है क्लास का कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग क्लास, मतलब 11 क्लास के लिए दोस्तों, जेई के लिए, नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये फ्री में है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये आप लोग वीडियो देख के ही पता चलेगा आप लोगों को क्या इसका डिमांड है दोस्तों, क्या इतना मतलब क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंस चीजें है इस क्लास में, तो आप लोगों को देख के ही पता चलेगा। ऐसे ऊपर ऊपर देखोगे मतलब 2-4 मिनट तो नहीं समझ में आएगा, पूरा डेप्थ के साथ समझो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना लेसन बहुत सारा बातचीत कर लिए दोस्तों, तो पूरा उम्मीद के साथ एकदम पूरा जोश भरी, जो जोश के साथ एकदम पूरा एनर्जी होना चाहिए क्लास में आप लोगों का। और ऑब्वियसली मेरा भी पूरा एकदम जोश यहाँ पर है क्लास लेने के लिए। पूरा उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पर कि पूरा सीख के जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को एकदम फोड़ के जाएंगे और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलो बिना कोई देरी करके आज का लेसन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक ताबड़तोड़, एक धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। तो सभी बच्चे ने फर्स्ट काम जो करना है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ हेडिंग लगा लो बोर मॉडल, ठीक है दोस्तों, बोर मॉडल। चलो क्या हेडिंग लगाना है, बोर मॉडल, बोर्स मॉडल। तो देखो कुछ बात पहले कर लेते हैं देखो एटॉम्स के बारे में अभी तक जो रदरफोर्ड तक जो कहानी था दोस्तों, वहां पर एटॉम्स का स्टेबिलिटी के बारे में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है। क्योंकि पता है आप लोगों को रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत अच्छे से किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते घूमते पूरा न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाता है, उसका जो रेडियस है वो गिरते गिरते मतलब कम होता होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो अगर कंटिन्यूअसली ऐसे एनर्जी लॉस करते रहे वो, तो डेफिनेटली वहां पर आके गिर जाएंगे। तो एटॉम्स का स्टेबिलिटी लेके कोई भी चीज वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन अब देखो फर्स्ट टाइम यहां पर क्या हुआ, बोर्ड ने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये एटॉमिक स्टेबिलिटी जो होता है, एटॉमिक मॉडल का जो स्टेबिलिटी होता है दोस्तों, वो बोर मॉडल से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। और
और एक चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर बोर उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना दोस्तों, कि एक इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद हाइड्रोजन इतना सारा लाइन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, लीमन बर्नर पेशेंस ब्रैकेट, ये सब दोस्तों, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस बोर मॉडल से मिल जाएंगे हम लोगों का। और दोस्तों एक चीज क्या है कि इस आपको जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करके ये सारा एक्सप्लेनेशन किया है बोर ने, तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत मजेदार होंगे चीजें। तो चलो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन में आते हैं। तो पहला बात तो ये है दोस्तों कि बोर मॉडल पढ़ने के लिए पहला बात हम लोग ये करेंगे कि देखो भाई, बोर ने कुछ रेवोल्यूशनरी कुछ थॉट्स दिए थे दोस्तों, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो वो चीज पहले डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या बताया बोर ने, देखो क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है हाइड्रोजन एटम्स को लेके, हालांकि यहां पर एक्सप्लेनेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पर दोस्तों वो हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर होंगे और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर होंगे, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर यहाँ पर चर्चा नहीं होगा। तो पहला बात तो बोर्ड ने ये बोला कि देखो, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन एटम है, वहां पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर दोस्तों कुछ ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट रहते हैं, ठीक है। क्या रहता है, ये सब क्या है दोस्तों, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है। क्या होता है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, वहां पर इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ऐसा स्टेशनरी एनर्जी लेवल है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो वही ऑर्बिट पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमेंगे यहाँ पर, वो कोई भी मतलब किसी भी एनर्जी सेल में नहीं घूम सकता। वहां पर एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों, क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसको सेटिस्फाई करेंगे तो चीजें रहेंगे, नहीं तो वो चीजें नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे नहीं वहां पर। तो क्या क्राइटेरिया है, देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, मास रहता है, उसका वेलोसिटी रहेंगे, उसका रेडियस रहेंगे, उस जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वहां पर रेडियस रहेंगे। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, समझ लो अच्छे से बात को, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम देखो, एक तो होता है आपका नॉर्मल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो होता है आपका m इंटू वी मल्टीप्लिसिटी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है आपका नॉर्मल मोमेंटम। लेकिन अगर कोई सर्कुलर वे में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर वे में घूम रहा है, तो उसका अगर रेडियस को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों m और v के साथ, तो जो मिलेंगे ना उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये चीज हो रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम किसका है ना, इलेक्ट्रॉन्स का है। अब दोस्तों ये चीज हो रहा है कि देखो, ये जो ऑर्बिट में घूम रहा है और जो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है दोस्तों एनर्जी लेवल में, वो उसमें क्या होना चाहिए कि हर किसी में नहीं घूमेंगे वो, जहां पर दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका एक आपका क्या होगा, वहां पर एक मल्टीप्लिसिटी होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। किसके मल्टीपल होंगे ना, एम्बियर क्या होंगे, एक h/2π का मल्टीपल में होना चाहिए इसका मोमेंटम, ठीक है। क्या होना चाहिए, h/2π जो है दोस्तों, यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, जहां जहां मतलब जिस जिस एनर्जी लेवल पे ये nh/2π के साथ बराबर हो रहा है आपका एम्बियर, उस इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम, उसी ऑर्बिट में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ये तो पहला पोस्टुलेट्स में कहा गया, ठीक है। यही चीज पहला पोस्टुलेट्स में बोला गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स उसी आपका एनर्जी लेवल में घूमेंगे, उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जहां पर क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दोस्तों, वो क्या होगा, h/2π का जो है इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है, समझ लिए ना आप लोग, कि एक न्यूक्लियस है, उसको घेर के बहुत सारा एनर्जी लेवल है, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन्स हर किसी में नहीं घूमेंगे। वहां पर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए दोस्तों कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा, h/2π का वो सरल गुणितक जो हो दोस्तों, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, वो चीज होना चाहिए। तो पहला बात तो आप लोगों को समझ में आया है, चलो तो समझ में आया है पहला बात, बोर का पहला पोस्टुलेट समझ में आया अच्छे से।
अब देखो दोस्तों सेकेंड पोस्टुलेट में आते हैं, सेकेंड पोस्टुलेट में आते हैं तो बोर क्या कहा सेकेंड पोस्टुलेट में, तो दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये जब घूमता है दोस्तों, तो क्या होता है कि कोई भी एनर्जी जो है वो एमिट नहीं करते और कोई भी एनर्जी जो है दोस्तों वो गेन नहीं करते। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं दोस्तों, रिवॉल्व करते हैं इन द, कहां पर रिवॉल्व करेंगे ना, ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर ना तो कोई एनर्जी गेन होगा, नो एनर्जी, नो एनर्जी गेन, कोई भी एनर्जी गेन नहीं होगा, और दोस्तों क्या होगा, नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और गेन नहीं होगा। समझ लिए ये चीज कि जब इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है दोस्तों, तो वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस और गेन नहीं होता है। ये चीज आप लोग दिमाग में सेट कर लो अच्छे से। तो फिर नहीं होता एनर्जी का लेवल, एनर्जी का आपका चेंज, तो क्या एनर्जी कांस्टेंट रहता है क्या? एग्जैक्टली दोस्तों, आप लोग सही सोचे, आप लोग एकदम बहुत अच्छे से सोचे हैं कि सर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने वाला ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझो दोस्तों इस बात को कि क्वांटाइज जो होता है यहाँ पर, इस एनर्जी जो होता है दोस्तों, ये फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और पर्टिकुलर ऑर्बिट में दोस्तों रहने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन का है क्या, एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये चीज समझ लो आप लोग। क्लियर हो गया चीजें कि जब एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, तो दोस्तों क्या है, वो तो फिक्स्ड है ना। और ये जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल, इसी वजह से बोला जा रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स क्या स्टेशनरी है? नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहा है लगातार, इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे घूम रहा है दोस्तों ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी नहीं रहा। लेकिन हाँ, उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो जिस वहां पर जिस लेवल पे है, वहां पर उसका एनर्जी जो है कांस्टेंट है। इसीलिए दोस्तों इस एनर्जी लेवल को स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोला जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्वांटाइज होते हैं, एनर्जी फिक्स होते हैं, इसी वजह से। तो सेकेंड वाला जो पोस्टुलेट था दोस्तों, वो भी क्लियर हो गया हम लोगों के पास। तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या थर्ड नंबर पॉइंट में दोस्तों, कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा होता है दोस्तों, देखो कि ये जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस से घेर के बहुत सारा ऐसे ऑर्बिट्स मिलेंगे आपको। अब इलेक्ट्रॉन्स को मान के चलो कि यहां से यहां जाना पड़ा, और एक इलेक्ट्रॉन था उसको मान लो कि इधर से इधर आना पड़ा, सॉरी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स तो दोस्तों लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाएंगे, कहां जाएंगे ना, लोअर टू हायर में जाएंगे दोस्तों, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दोस्तों एनर्जी यहां पर गेन करेंगे, एनर्जी क्या होगा ना, एनर्जी गेन करेंगे। और दोस्तों क्या होगा, जब ये हायर लेवल से जो ये हायर टू लोअर लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे पहुंचेंगे, मतलब मान लो कि यहां से यहां आ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी का जो है, यहाँ पर एनर्जी का जो है यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है, तो मान के चलो न्यूक्लियस के एकदम नजदीक जो है पहला जो है ऑर्बिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, के बोलते हैं ना, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है। तो ऐसा देखो, के से मान लो एल में जा रहे, तो एनर्जी उसको चाहिए, क्योंकि वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की तरफ जा रहे, तो डेफिनेटली उसको एनर्जी चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए, तब जाके ये के से एल में जंप करेंगे। और दोस्तों अगर मान लो उसको एम से एल आना है, तो क्या होगा, वो एनर्जी लॉस करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लॉस करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, वो रेडिएट करेंगे दोस्तों, जब ये एम से एल के तरफ आएंगे। तो बात यहां पर क्लियर हुआ। अब देखो और भी बहुत सारा चीज यहां पर हम आपको बताएंगे, कैसे सर, क्या क्या चीज और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो भाई कि ये न्यूक्लियस है और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट आप लोग एनर्जी सेल लिख रहे हो। अब देखो ये एनर्जी सेल का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वैल्यू होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी बताया कि ये पर्टिकुलर एक स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स होता है, तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट जो आपका एनर्जी लेवल होगा वहां पर अलग अलग एनर्जी होंगे। अब सर क्या आप ये बताओगे हम लोगों को कि एनर्जी कहाँ कम होगा, कम ज्यादा होगा, और ऐसा कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप कहाँ एनर्जी ज्यादा होंगे, किस ऑर्बिट में एनर्जी कम होंगे। तो
तो इसके लिए दोस्तों पूरा एकदम एक एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे वहां पर। बट हालांकि अभी आप लोगों को ये चीज बता देते हैं कि देखो ये जहां पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन मान लो के सेल में है, तो वहां पर एनर्जी आपका क्या है, वो कम एनर्जी है, सबसे मिनिमम एनर्जी वहां पर होल्ड हो रहा है उस लेवल पे, इसलिए वहां पर जो है दोस्तों उस इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के पकड़ में है, न्यूक्लियस का फोर्स वहां पर ज्यादा है, तो इसलिए एनर्जी वहां पर सबसे मिनिमम होंगे और उस लेवल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, जो कि न्यूक्लियस के एकदम करीब है, एकदम नजदीक है, एकदम पास है। समझ में आया? तो देखो अब धीरे धीरे अगर हम लोग बढ़ते चले दोस्तों एल में, एम में, ऐसे करके अगर बढ़ते चले, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ाएं दोस्तों, तो क्या होगा, वहां पर फोर्स घट जाएंगे दोस्तों, और फोर्स घट गया तो एनर्जी रिलीज कर जाएंगे, मतलब वो वहां पर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो मान के चलो यहाँ पर जो एनर्जी होगा दूर में रहने वाला ऑर्बिट में एनर्जी बढ़ेंगे, तो अगर दूरी बढ़ाएंगे हम लोग, न्यूक्लियस से दूरी जाएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेंगे। और इस चीज को और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं जब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे दोस्तों, तो उस टाइम और भी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैसे अगर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के पास आएंगे तो एनर्जी कम हो जाएंगे। तो ये सारा चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे अगर पूरा वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे तो। समझ में आया? अगर दोस्तों सेशन को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड, और लाइक का छोटा सा बटन को दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि यही जो है मोटिवेशन देता है मेरे को क्लास लेने के लिए, मजबूर कर देते हैं कि चलो स्टूडेंट्स लोग वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, तो चलो क्लास का तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोग एक सेशन कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज होता है ना कि ये एनर्जी जो ले रहा है, दे रहा है, नहीं, तो ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक डिस्क्रीट वे में होता है, डिसकंटिन्यूअस वे में होता है। तो एक डायग्राम से दोस्तों इस चीज को बहुत ना अच्छे से हम लोग ना प्यार से ना एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते। कैसे? देखो भाई, अगर मान के चलो आपके पास ऐसा कुछ है और आप एक बॉल को ऐसे मान लो कि छोड़ दिए, तो ये ऐसा ऐसे करके यहां पर पहुंच जाएंगे, पूरा स्मूथली पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मतलब ये कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं बताओ, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ यहाँ पर। समझ में आया? जो भी एनर्जी रिलीज किया गया है यहाँ पर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू किया गया है दोस्तों। लेकिन अगर चीजों को हम लोग ऐसे तरीके से सोचे ना दोस्तों, तो क्या होगा, मान के चलो ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये मतलब, तो ये जो बॉल था दोस्तों, यह एनर्जी लॉस करके यहाँ आया, फिर यहाँ से डिफरेंट एनर्जी लॉस करके यहाँ आया, फिर यहाँ से एनर्जी लॉस करके यहाँ आया, फिर एनर्जी लॉस करके यहाँ आया। तो ये ही चीज होता है दोस्तों, यही वाला फॉर्मूला, यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आप एनर्जी लेवल चेंज करता है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का लगेगा वहां पर, ठीक है, ये वाला। तो हर एक एग्जाम में आपका अलग अलग एनर्जी चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको याद रखना, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ऐसे करके। तो ये डिस्क्रीट वे में होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। ये क्या है आपका, ये आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रख लो दोस्तों, जैसे लेडर होता है ना भाई, लेडर, तो मान लो हम लोग को ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे लाना है, तो पैर कहाँ रखते हैं भाई, पैर तो यहाँ रखते हैं सर, पैर तो यहाँ रखते हैं, और ऊपर उड़ जाते हैं हम लोग, छाद में उड़ जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये ही चीज ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लो कि इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों इस एनर्जी लेवल में रहता है, लेकिन दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता। जैसे हम लोग सीढ़ी का जो होता है ना दोस्तों, ऐसे लेटर के बीच में पैर नहीं रख सकते, गिर जाएंगे, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भी बीच में नहीं रहता, अर्थात दो एनर्जी लेवल के बीच में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। समझ लो कि दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रह सकता है। वो चीज क्लियर हो गया कि नहीं, कि दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। नोडल प्लेन मिल जाएंगे दोस्तों, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पर और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के और हम लोग अपना जर्नी को ले जाएंगे धीरे धीरे, और हाइड्रोजन एटॉम्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स को आप लोग सोचो। ठीक है, एक हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स को आप लोग दिमाग में सोचो कि हम लोग के पास भाई एक हाइड्रोजन लाइक एटॉम है, हाइड्रोजन लाइक एटॉम है। अब देखो हाइड्रोजन लाइक एटॉम है मतलब हाइड्रोजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो जेड मान लो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो अब ये अगर देखेंगे हम लोग तो टोटल चार्ज कितना होगा, फिर उसका टोटल चार्ज कितना होगा, जेडी होगा कि नहीं बताओ, जेडी होगा कि नहीं। और एक ही तो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। समझ रहे हो ना ये चीज क्या बोलने जा रहे हैं हम, कि हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स लेना है। ठीक है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां पर बहुत को समझ में ही आता कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होता है सर। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग हीलियम प्लस कर दे तो भी तो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर मान लो लिथियम 2 प्लस कर दे तो भी तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, कि हीलियम तो ऐसे एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो लिथियम 2 प्लस बनाना होगा। सब दोस्तों ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, और ये बोर मॉडल वहीं पर मतलब वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब सिस्टम्स को बनाओ, अब सिस्टम को बनाओ कि एक न्यूक्लियस है, प्यारा सा न्यूक्लियस है, और दोस्तों यहां पर एक ऑर्बिट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, पूरा परफेक्ट तो गोल नहीं हुआ दोस्तों, इमेजिन कर लो कि ये एकदम गोल है। आप लोग बहुत अच्छे से अपने कॉपी में बनाओ गोल को। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यहां पर क्या करना है हम लोगों को कि ये है आपका रेडियस। ठीक है, ये है आपका रेडियस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड इधर जा रहा है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी। ऐसे करके अब देखो यहां पर कंडीशंस क्या होगा दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से एक सर्कुलर मोशन में रहे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का फार्मूला मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि एक सर्कुलर वे में सर्कुलर पाथ में एक स्पीसीज को ऐसे में घुमाएंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी रखने के लिए 2 चीज काम करता है, 2 फोर्स दोस्तों यहां पर काम करता है। क्या क्या 2 फोर्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स को एक इधर खींच रहे हैं मतलब केंद्र की ओर खींचे जाना वाला एक फोर्स है, और दोस्तों एक बाहर जो है फोर्स, केंद्र के बाहर जो है एक फोर्स वहां पर काम करेंगे। तो एक जो फोर्स है दोस्तों जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है दोस्तों, उस फोर्स को बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और दोस्तों जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ खींच रहा है दोस्तों, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो स्टेबिलिटी के लिए मतलब ये जो सर्कुलर मोशन में रहेंगे, इसका अगर क्राइटेरिया पूछा जाए दोस्तों तो दोनों समान होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, अर्थात ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल बराबर होना चाहिए। समझ में आया, ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए एकदम बराबर में। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है, देखो यहां पर आपका क्या कितना चार्ज है, जेडी, क्योंकि बता दिया आप लोगों को कि टोटल इसका एटॉमिक नंबर जो है जेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही प्रोटॉन्स रहेंगे बीच में, तो आपका जेडी चार्ज होगा टोटल न्यूक्लियस का, ये चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है। जेडी मतलब यहां पर क्या है, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज है ये, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों के बीच में देखो दोस्तों दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस है, तो वहां पर दोनों के बीच में क्या काम करेंगे, डेफिनेटली दोस्तों वहां पर कूलम की फोर्स जो है काम करेंगे। तो ये सेंट्रीपिटल जो है दोस्तों, ये क्या है आपका कूलम्बिक फोर्स है, ये आपका कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो जेडी इंटू ई मतलब जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, इस डिस्टेंस का ऐसे आर स्क्वायर होता है नीचे। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये होता है आपका एमवी स्क्वायर बाय आर।
तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग यहां पर इक्वल कर देंगे दोनों को, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हुआ? अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली यहां पर से हम लोग वी स्क्वायर को अलग कर दो, ठीक है, तो ये आर आर कट गया यहां से, तो आपको मिल जाएंगे एम वी स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया आपका जेड स्क्वायर बाय एम आर। इसको छोटा सा ब्लॉक करके रख दो। अब भी बहुत सारा चीज हम लोग यहां से बनाएंगे, ठीक है, अभी बहुत सारा चीज यहां पर बनने वाला है दोस्त, ठीक है। अब एक चीज क्या है, इसको थोड़ा इरेज तो करना ही होगा योग, ठीक है, इसको ऊपर वाला पोर्शन को हटा देते हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हम लोग बोर का जो पोस्टुलेट है वहां पर क्या पता चला था कि देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मतलब nh/2π के साथ बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, एम्बियर इज इक्वल टू nh/2π। अब देखो यहां पर आप v को कैलकुलेट करो, यहां से v को अलग कर लो, तो v आपका क्या हो जा रहा है यहां पर nh/2π mr, समझ रहे हो ना। अब दोस्तों क्या करना है कि देखो ये v को अगर स्क्वायर कर देते तो क्या होगा, तो v स्क्वायर बना दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर हुआ चीजें? अब दोनों v स्क्वायर इक्वल कर दो, दोनों v स्क्वायर को क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों v स्क्वायर को क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर, देखो बहुत आसान काम है ये, इतना भी टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान चीज है ये, आराम से कर लोगे आप लोग। तो ये बस स्टेप वाइज मेरे साथ फॉलो करते रहो तो हर एक चीज सीख जाओगे आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं होगा दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, अब बहुत आसान तरीके से सर यहाँ पर आप क्या कर दिए कि m से m को काट देंगे, एक m कटेगा, एक m बचा रहेगा, और दोस्तों एक r को काट देंगे तो एक r बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या आ जाएगा ना, r बराबर आ जाएंगे आपका n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में जेड ई स्क्वायर 4π स्क्वायर m, ये चीज आ गया दोस्तों, ये चीज, और ये आपका rn के बराबर कर दो, तो rn के बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर 4π स्क्वायर जेड स्क्वायर m, ऐसे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोटिस करके रख लो यहाँ पर, ठीक है, कि rn बराबर सर आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर m जेड स्क्वायर, ठीक है, m जेड स्क्वायर ये आ रहा है। तो समझ में आया दोस्तों कि आपका जो ये r है, मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है उसका जो रेडियस का एक्सप्रेशन है वो है ये, ठीक है, वो है ये। तो ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात किया जाए, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात किया जाए और अगर हाइड्रोजन एटॉम्स के लिए बात किया जाए तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, फिर वहां पर ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका कि r इजिकल्स टू 1 लिख देंगे n के जगह में, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, तो 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और 4π स्क्वायर m स्क्वायर। अब देखो m का वैल्यू कैलकुलेट करके, मतलब m का वैल्यू बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो यहाँ पर, और उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों लिख देने के बाद पूरा अगर कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग तो आएगा आपका 0.53 और 29 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका होता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है, और ये आपका हाइड्रोजन के लिए हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल जनरलाइज कर दे दोस्तों तो ये होगा आपका Rn इजिकल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर 4π स्क्वायर m, ठीक है। तब देखो यहाँ पर इक्वेशन से बना सकते हैं हम लोग कि अगर R1 से Rn का रिलेशन बनाया जाए तो क्या होगा, Rn हाइड्रोजन एटॉम्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, Rn के साथ अगर R1 का रिलेशन बनाया जाए तो क्या होगा, तो डेफिनेटली सब कुछ काट जाएंगे, सब कुछ काटा कुटी चला जाएगा, सिर्फ बचा रहेगा कौन सा दोस्तों ना, बचा रहेगा आपका n स्क्वायर वाला काम बचा रहेगा, ठीक है। तो ये n स्क्वायर के साथ बराबर हो जाएंगे, अर्थात Rn इजिकल्स टू हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू r, ठीक है। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लो, रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो समझ जाओगे आप लोग, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग आगे में बात करेंगे कि रेडियस तो हो गया कि वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्या ना, वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेंगे, देखो यहां से वी स्क्वायर इजिकल्स टू जेड स्क्वायर एम आर आ गया दोस्तों। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए देखो एम बी स्क्वायर बाय आर ये सब हो गया। चलो 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 इसको थोड़ा हटा देते हैं, या नीचे में जगह है तो वहां पर कर देते हैं। ठीक है, आर एन हो गया। अब हम लोग वी एन कैलकुलेट करेंगे। देखो वी स्क्वायर इजिकल्स टू आपके पास ये आ गया, और आर का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे यहां पर तो आर वी एन आ जाएंगे। ठीक है, देखो एम वी आर इजिकल्स टू, एम वी आर इजिकल्स टू क्या था, एन एच बाई टू पाई। ठीक है, अब देखो v इजिकल्स टू क्या आ गया फिर, एन एच बाई टू पाई इंटू एम। ठीक है, टू पाई इंटू एम इंटू आर। अब देखो आर का वैल्यू यहां पर है तो आप लोग आर का वैल्यू यहां पर लिख सकते हो, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू एम। आर का वैल्यू लिखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर उठ जाएंगे फोर पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका वी एन मतलब ये एन ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करें तो वी एन आपका क्या आ जाएंगे, पूरा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो एन एच कट जाएगा यहां से बच गया आपका एन एच। देखो बहुत आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो यहां पर पाई बचेगा, ये एम एक बचेगा, एम पूरा पूरी कट जाएगा, एम पूरा पूरी कट जाएंगे, जेड रहेंगे सिर्फ। ठीक है, जेड रह जाएंगे, जेड। तो क्या आया आपका फाइनली ना, टू पाई जेड स्क्वायर बटे में एनएच, ये आ रहा है ना। ठीक है, ये आ रहा है आपका। अगर ये V1 मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए बोल दे तो क्या होगा आपका, V1 इजिकल्स टू आपके पास आ जाएंगे टू पाई जेड स्क्वायर बाई एच। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटॉम है तो डेफिनेटली आप जेड को वन मान सकते हो दोस्तों, जेड को वन मान सकते हो। तो वी एन बटे में वी एन बटे में V1 करोगे तो क्या बचे रहा है, क्या बचा रहेगा यहां पर बताओ, क्या लेफ्ट रहेंगे यहां पर, बाकी सब तो कट जाएंगे ना, बाकी सब ये यही चीज के साथ कट जाएंगे या पूरा कट जाएंगे। तो डेफिनेटली आपका जो यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन रहेंगे दोस्तों वो क्या रह जाएंगे, वन बाई एन रह जाएंगे। ठीक है, तो वी एन बराबर क्या हो गया दोस्तों, वी वन इंटू वन बाई एन। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है कि nth ऑर्बिट के साथ nth ऑर्बिट में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके उसके साथ जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो रिलेशन बनेगा वो इस हिसाब से होगा। ठीक है, और बाकी सारा टर्म्स देखो आप लोग काट ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज को ध्यान रखना है और इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो दो चीज हम लोग के पास अभी बन के तैयार हो गया, आर एन वाला और आपका वी एन वाला। ठीक है, आर एन वाला और वी एन वाला, nth ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस और दोस्तों यहां पर वेलोसिटी, दो चीज क्लियर हो गया। अब लास्ट अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एनर्जी, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लो, आप लोग लिख लो, सारा चीज समझ में आया ना, बहुत अच्छे से समझाएं तो ऑब्वियसली समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर क्लास में ध्यान है तो समझेंगे ना आप लोग, अगर क्लास में ध्यान है तो ही तो समझ आएगा, अगर माइंड किसी और जगह में फंसा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ फायदा नहीं है, वहां पर फोकस रखना चाहिए दोस्तों। ये क्लास में इतना आसान नहीं है समझना चीजों को। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से क्लास में फोकस रखो। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होगा, देखो एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है,
तो मान के चलो एक nth ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो दोस्तों वहां पर दो टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की अगर बात करें, ई टोटल की अगर बात करें, तो वहां पर दो टाइप का एनर्जी होगा। एक तो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ई काइनेटिक, प्लस होगा आपका ई पोटेंशियल, ठीक है। ई पोटेंशियल दोनों टाइप का एनर्जी यहां पर होगा, ठीक है। देखो तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी, ओके सर काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी आप लोग बता दो कि ये होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके। और काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये होता है आपका माइनस जेड स्क्वायर बाय आर। अब सर ये तो नहीं पता कहां से आ गया, कहां से लिख दिए जेड स्क्वायर बाय आर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कहां से आया जेड स्क्वायर बाय आर को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे आप लोग, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो क्या है, क्या है देखो, एक तो बात है कि यहां एक न्यूक्लियस है और कहीं दूर चले जाओ, बहुत इन्फिनिटी में चले जाओ एकदम, ठीक है। ये आपका ये ऑर्बिट है r इजिकल्स टू आर में, और ये r इजिकल्स टू इंफिनिटी है दोस्तों। अब क्या करना है देखो, यहां से लेके इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले आओ, माय गॉड इतना दूर से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के यहां ले आओ। इलेक्ट्रॉन भाग गया है, इतना दूर चला गया है, इंफिनिटी में चला गया है, उसको बुलाओ दोस्तों। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के दूर जितना जाएंगे उसका एनर्जी बढ़ेंगे, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर न्यूक्लियस के इस करीब लाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा उसके ऊपर काम, ठीक है, फोर्स लगाना होगा। तो ये वर्क डन जो होता है दोस्तों, ये वर्क का कैलकुलेशन कर दो तो वही वाला जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होने वाला है। समझ रहे हो ना कि ये आपका क्या होगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहां तक ना डीआर कर दो तो डेफिनेटली ये आर इजिकल्स टू आपका आर से इंफिनिटी तक ये जो दूरी है इसके ऊपर ये काम करेंगे। तो फोर्स आपका क्या लगेगा ना, डेफिनेटली फोर्स लगेंगे यहाँ पर, तो जेडी चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुए दोस्तों वो क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा। तो कूलम्बिक फोर्स लगा दो जेड स्क्वायर बाय आर, ओके ओके डियर, ये डियर डियर हो गया ना। अब देखो आर इजिकल्स टू आर और आर इजिकल्स टू इंफिनिटी। अब देखो इंटीग्रेशन का कमाल देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन का कमाल देखो कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाय आर, ठीक है। और जेड स्क्वायर तो ऐसे कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जेड स्क्वायर बाई आर, आगे में माइनस। इंटीग्रेशन नहीं पता तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैथ का टीचर से पूछ लेना कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर बाय आर माइनस लगा दी यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर को अगर प्लेस करते देखो एम बी आर इज इक्वल टू क्या है, एन एच बाई टू पाई, ठीक है। अच्छा ये वाला चीज कहां से बता दिए सर, ये वाला चीज नहीं था। आप देखो ये आपका क्या था, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर था कि नहीं बताओ, ठीक है ये था कि ना। तो देखो दोस्तों एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आर आर कट गया ना यहाँ पर, तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा पूरी एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू, देखो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलो ना भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या दिक्कत है बताओ, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पूरा और आप लोग हल्ला मचा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वन बाई टू जेड स्क्वायर बाय आर माइनस जेड स्क्वायर बाय आर, ठीक है समझ रहे हो ना। तो ये आपको टू आर हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये क्या हो गया, टू आर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पर जेड स्क्वायर रहेंगे और बटे में टू आर रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनली टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अच्छा सर इसको लेके क्या करेंगे, अब देखो आर का पता है वैल्यू, आर का पता है वैल्यू तो लिख दो भाई, आर का पता है वैल्यू तो सर आर का पता है वैल्यू तो लिख देंगे हम लोग। तो देखो आर का कहां लिखे थे भाई,
जेड किसी को पता है आर का वैल्यू क्या था? आर का वैल्यू पता है किसी को? ठीक है, आर का वैल्यू भूल गए क्या आप लोग? क्या था बताओ? एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा करके था ना कुछ। तो दोस्तों आर का वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे आप लोग, ठीक है। आर का वैल्यू यहां पर जो है पुट करने से आपका आ जाएगा, एक्चुअल में यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस ज्यादा है ना तो माइनस आ जाएंगे यहां पर। ये थोड़ा ध्यान रखो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, ये ध्यान रखो। ये माइनस होगा ना यहाँ पर, ये माइनस नहीं होगा क्या? ये 2 है ना इधर, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो तब इसको क्या कर रहे हैं, माइनस, अगर पूरा चीज लिख देंगे यहां पर तो आ जाएंगे माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर इट पर 4/n² एच स्क्वायर। दोस्तों ये आ गया आपको फाइनली दोस्तों एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया भाई, फाइनली एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब पूरा ताली बजाओ, एनर्जी मिल गया है। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, पूरा क्लियर दिख रहा है ना कैमरा में? अच्छा हाँ पूरा सही तो दिख रहा है भाई। तो एनर्जी आ गया यहाँ पर। अब एनर्जी का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर पूरा चीज बता दें, मतलब पूरा हाइड्रोजन एटॉम्स के लिए अगर बात करें तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, मतलब N1 में अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स रह रहे, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका फर्स्ट बोर ऑर्बिट में n=1 में किसी इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है, तो वहां पर आपका एनर्जी क्या होगा दोस्तों? एनर्जी होगा आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आया, माइनस होगा यहां पर। और अगर बात करें दोस्तों, ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा सर, और अगर दोस्तों बात करें 1312 की, 1312 तो ये आपका हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो इतना सारा एक्सप्रेशन जो है आपको याद रखना है, इतना सारा एक्सप्रेशन जो है आपको याद रखना है यहाँ पर, इतना सारा एक्सप्रेशन जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चीजें बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो कि 2.18 इंटू 10⁻18 और ये दोस्तों जूल पर एटम से में होता है, जूल्स पर एटम में होता है, ध्यान रखना इसको। और ये होगा आपका -13.6 ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट पर एटम्स। और ये होता है आपका -1312 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज, तीनों चीज अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। अगर आपको ये जनरलाइज करना है तो ऐसा करोगे कि En हो जाएगा आपका, En हो जाएगा 2.1, एक्चुअली 172 ऐसा करके होता है, तो 18 लिख दिया हम, 2.172 तो 18 ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो आप लोग। तो 2.18 इंटू 10⁻18, ये देखो n का स्क्वायर जो है दोस्तों, यहाँ पर बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया आपका, Z1 हो जाएगा। ये सारा हाइड्रोजन एटम्स के लिए अगर बात करें तो n का वैल्यू सिर्फ अलग होंगे, ठीक है, n का वैल्यू सिर्फ अलग होगा। तो n यहाँ पर नीचे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसा करके आप लोग एक फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। और अगर इस हिसाब से करोगे तो ये भी आ जाएंगे यहाँ पर, En = आ जाएगा आपका -13.6 डिवाइडेड बाय n², ऐसा करके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला बन जाएंगे। और अगर आप लोग चाहोगे तो किलो जूल पर मोल की बात करें तो इसको भी लिख लो आप लोग एक बार, En = हो जाएगा आपका -1312 इतना किलो जूल्स पर एटम, किलो जूल्स पर मोल, सॉरी किलो जूल्स पर मोल। तो दोस्तों ये ना डायरेक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए इस हिसाब से। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब आप लोग चीजों को डील कर सकते हो, क्योंकि सवाल में घुमा फिरा के, सवाल में जो है दोस्तों ये घुमा फिरा के इस हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर किसी ने एक En और फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूमने वाला एनर्जी है उसके साथ अगर nth ऑर्बिट की एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? देखो, तो कुछ नहीं करेंगे, बस भाई ये और क्या कर लेंगे, तो En डिवाइडेड बाई E1 कर दो, तो सारा कुछ जो कट ही जाएंगे ना, सारा कुछ कट जाएगा, तो बस रह जाएगा आपका n² छोड़ के सब जो है दोस्तों नलीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपके पास रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ n²। तो En बटे में E1
फर्स्ट ऑर्बिट और nth ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा दोस्तों En/E1 = 1/n²। समझ में आया? बेहतरीन तरीके से चीजों को आप लोग ग्रिप में ले लिया एकदम, ठीक है। पूरा तैयारी अच्छे से करो, यही टाइम है दोस्तों, खुद को एकदम पूरा बेस्ट लेवल पे झोंक दो, अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम का जो है लेवल के उस पार चले जाओ कि एग्जाम में जो भी सवाल है आप चुटकी में बना दोगे, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो और ये मेहनत से आएगा दोस्तों, सोचने से नहीं आएगा कि हाँ भाई सोच रहे आराम से सो के, ऐसे नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो रंग एकदम दिखलेगा अच्छे से, पूरा रौनक आएंगे फिर जब ये मेहनत एक ऐसा चीज है दोस्तों जिसको पूरा प्रैक्टिकली करना होगा। आपको पूरा एकदम सोच के नहीं होगा, ये पूरा प्रैक्टिकली करो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, पूरा जादू हो रहा है अपने आप, ठीक है। सारा चीज याद हो रहा है, पूरा मतलब माइंड पूरा एकदम अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, पूरा नया नया सवाल बन रहा है आराम से। पहले जो सवाल से आप लोग भागते हो पूरा एकदम 100 की रफ्तार से भागते हो, वो चीजें अभी पकड़ के ना एकदम कर रहे हो भाई, क्या मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया सर, एकदम मजा आ जा रहा है पूरा। कोई भी सवाल नहीं छूट रहा है मेरे से, हर कोई पेपर उठा रहा है, कोई किसी भी प्रीवियस ईयर उठा रहा है, पूरा धड़ाधड़ बन रहा है एकदम, ठीक है, पूरा एकदम। तो दोस्तों यही ना करना होगा आप लोगों को, लगातार मेहनत के साथ अपना पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपना ये जो छुपा हुआ एनर्जी है ना उसको बढ़ाओ, उसको यूज करो अच्छे तरीके से, फिर ना मजा आएगा ना दोस्तों। और आप लोगों को बताए ये पढ़ाई का जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको आना चाहिए इसको इंटरेस्टिंग बनाना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा चीज है अभी बाकी, हम लोग बात थोड़ा बहुत और भी बात करेंगे आगे में। तो देखो एनर्जी बरकरार रखना, एनर्जी को कॉन्सिस्टेंट रखना, अपने आप को एनर्जाइज रखना, ये अपने आप में चैलेंज है दोस्तों। तो ये चैलेंज को आप लोगों को एक्सेप्ट तो करना ही है भाई, ठीक है। चलो तो ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आएगा कि एनर्जी जो है ये क्या होता है आपका, और डिफरेंट एनर्जी वैल्यू का एक्सप्रेशन बता दिए आप लोगों को, En बता दिए, E1 बता दिए, क्या रिलेशन है सब कुछ बता दिए। अब दोस्तों क्या होगा, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में रहने वाला एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, वो चीज देखेंगे, ठीक है, वो चीज देखेंगे। देखो तो ग्राउंड स्टेट से चलते हैं हम लोग, आप लोग भी ग्राउंड स्टेट में पहले देखो एकदम पूरे ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड, फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो था पहले n = 1 में, उसके बाद आ गया आपका n = 2 में, फिर आ गया दोस्तों n = 3 में, फिर n = 4 में, फिर आ गया n = 5 में, फिर ऐसे करके n = तो ऐसे करके जा रहे हैं दोस्तों। एनर्जी ऊपर की तरफ जितना जाओगे ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ एनर्जी जो है दोस्तों इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये चीज को यहाँ दर्शाए हैं हम। तो ये चीज यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का n = 1 है, उसके बाद n = 2 है, ऐसा करके हर एक डिस्क्रीट है, हर एक अलग है, हर एक डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो हर एक एनर्जी लेवल का एनर्जी अलग होगा। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग कि हर एक एनर्जी लेवल का एनर्जी अलग होगा, क्योंकि n का वैल्यू के ऊपर सर एनर्जी का वैल्यू तो डिपेंड करता है ना, n का वैल्यू के ऊपर एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करता है। En = 2π² mz² होता है, बाय n² होता है। हमको तो सर याद है, आप लोगों को भी याद आ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को भी याद आ जाएंगे साथ के साथ टाइम के साथ आराम से। -2π² mz²e⁴ चलो याद करो En = -2π² mz²e⁴/n²h², ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना n1, तो यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में हालांकि आप लोग किलो जूल में भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है, बट पहले आप लोग जो करना है आपको वो
डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 2.18 इंटू क्या होगा 10 टू पावर माइनस, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद दोस्तों हो जाएंगे आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद n इज टू 4 में हो जाएंगे आपका 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे सर क्या बात है, इतना सारा आपको याद कैसे है? वही तो बात है दोस्तों, आप लोगों को भी याद आ जाएंगे, 10 बार 20 बार लिख लो तो आराम से याद हो जाएगा। बस वही तो चीज है ना, मेहनत, वही तो है मेहनत, ठीक है। बस उससे चीजें बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है। तो चलो, तो -13.6 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हर एक देखो अलग अलग का अलग अलग एनर्जी लेवल है, हर एक लेवल का अलग अलग एनर्जी का वैल्यू है। और डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ेंगे, सर बढ़ेंगे ना। तो सर ये जो ज्यादा दिख रहा है और ये तो कम दिख रहा है, आप कैसे बोल रहे हो कि बढ़ेंगे? अरे ध्यान से देखो भाई, माइनस साइन है, तो माइनस ज्यादा मतलब तो कम होता है, समझ रहे हो ना। माइनस ज्यादा मतलब तो कम होता है और माइनस कम मतलब तो ज्यादा होता है। तो इसका वैल्यू देखो यहां पर, ये तो -0.54 है, तो ये तो बहुत कम है, मतलब ज्यादा है वैल्यू। और ऊपर चले जाएंगे ना हम लोग और भी ऊपर चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वैल्यू आपका क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे समझ रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब ठीक ठाक एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, सारा चीज कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये एनर्जी लेवल आप थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो इसमें थोड़ा आप लोगों का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि माइनस क्यों हो रहा है। देखो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि वो चीज जो होता है ना, जैसे कि मान के ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स पूरा मतलब यहां आ गया, पूरा दूर आ गया एकदम, इलेक्ट्रॉन्स बिछड़ के न्यूक्लियस से बिछड़ के दोस्तों पूरा दूर आ गया एकदम, झगड़ा हो गया न्यूक्लियस के साथ और पूरा भाग दिए इधर, पूरा इलेक्ट्रॉन्स भाग के चला आया इधर, इंफिनिटी में चला आया दोस्तों। तो देखो यहां पर न्यूक्लियस है और इतना दूरी में मतलब इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है चुपके एकदम, ठीक है, इमोशनल है एकदम पूरा। अब इलेक्ट्रॉन्स को पूछा जा रहा है भाई तुम कुछ फोर्स क्या महसूस कर रहे हो? कहा तू कुछ फोर्स क्या महसूस कर रहे हो इलेक्ट्रॉन? अरे भाई दिमाग मत खराब कर, हम अकेले हैं यहाँ पर, इतना छुटकारा मिला है न्यूक्लियस से, इतना दूर में बैठे, शांति शांति में बैठे नहीं देंगे आप लोग, अजीब आदमी हो। देखो भाई, तो बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन से बोल ही दिया भाई देखो भाई मेरे, हम इतना बहुत दूर चले आए तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है मेरा, न्यूक्लियस को हम फील नहीं कर पा रहे क्योंकि कितना दूर चला गया है हम। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस बहुत कुछ समझाए कि देखो भाई चले आओ, फोन भी किए इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई बहुत गलती हो गया मेरे से, आप ना ऐसा रूठे मत रहो, आप चले आओ। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बोला अच्छा ठीक है जाएंगे, कोई बात नहीं चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आ रहा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स उस साइड से जब इधर जाएंगे, इधर आएंगे ना, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ रहा है, बॉन्डिंग बढ़ रहा है दोस्तों ठीक है, वो फोर्स डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फोर्स क्या हो रहा है, इस साइड से इधर इंफिनिटी से अगर इधर जाए, इधर आएंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होंगे जाएंगे तो मतलब क्या होगा, वहां पर बॉन्ड बन रहे और बॉन्ड मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो जितना नजदीक आएंगे दोस्तों, जितना नजदीक आएंगे वो एनर्जी क्या होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां बैठा था पूरा दूर एकदम, तो कोई भी फोर्स नहीं था, तो उसका एनर्जी जो था दोस्तों एकदम पूरा मैक्सिमम लेवल पे था। अब धीरे धीरे इधर आ रहा है तो एनर्जी लॉस करके वो आ रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस करके आ रहा है। और यहां तक जब पहुंच जाता है एकदम फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, तो वो जितना भी एनर्जी लॉस करते करते इसका एनर्जी हो जाता है आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बात करें किलो जूल में तो डेफिनेटली आपका हो जाता है 1312 किलो जूल, यहां पर हो जाता है आपका 1312 किलो जूल पर मोल। और अगर इसमें बात करें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
और दोस्तों अगर हम लोग जूल पर एटॉम्स की बात करें तो होगा आपका 2.18 इंटू 10⁻18 इतना जूल पर एटॉम। तो ये बस तीन चीज ना आप लोग ध्यान में रखना अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन्स बस उठ के इधर आ रहा है धीरे धीरे, तो एनर्जी लॉस के साथ ये रिलेशन, ये आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस करके इधर आ गया और एनर्जी लॉस करके यहां पर आने के बाद ये स्टेबिलिटी भी तो बढ़ रहा है ना। देखो एनर्जी रिलीज होगा मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। हर एक चीज बताएंगे आप लोगों को, हर एक चीज जो काम का है, हर एक चीज जो काम का है दोस्तों बताएंगे। तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर देखो के सेल में अर्थात n=1 में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल होता है, उसके पास एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। उसके पास एनर्जी सबसे कम होता है क्योंकि वो एनर्जी को लॉस करके 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 यहां पर आ रहा है। तो एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्टेबिलिटी बढ़ेंगे। यहां पर आपका एनर्जी सबसे ज्यादा था उसका, अब धीरे धीरे एनर्जी लॉस करके यहां आ रहा है तो स्टेबिलिटी भी गेन हो रहा है। तो एनर्जी लॉस करके आ रहा है ना दोस्तों, तो इसीलिए ना एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस मतलब नेगेटिव, लॉस मतलब एनर्जी लॉस कर रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो नेगेटिव वाला सेंस लगाओ। तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आपका एकदम मिनिमम एनर्जी, उसके बाद धीरे धीरे चले जाओ तो एनर्जी बढ़ेंगे। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो सिस्टम को। -13.6 यहां पर था मिनिमम एनर्जी, अब धीरे धीरे जाओ, दूर दूर जाओ, दूर जाओ, फोर्स कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। और यहां पर देखो 5 में ही आने आ जाओ, n=5 में तो एनर्जी कितना बढ़ेगा 0.54। अब इंफिनिटी में चले जाओगे तो 0 हो जाएगा एनर्जी। ऐसे चलता है चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग रीड बार की तरफ आते हैं, रीड बार वाला चीज में। तो दोस्तों इसके अगले क्लास में हम लोग रीड बार का एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। एक्चुअली कहां से आ रहा है पता है ना, ये जो दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो आपका हमेशा h न्यू के बराबर होता है, ठीक है। वो आपका जो क्वांटम है, क्वांटम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पॉकेट ऑफ एनर्जी जो फोटोन होता है, वो आपका h न्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, दोनों एनर्जी सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, मान लो यहाँ पर एनर्जी E1 है, यहाँ पर एनर्जी E2 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया आपका डेल्टा E=E2 - E1, ठीक है। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फाइनली हम लोग को पास जो वो क्या आएंगे, एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो यहां पर -2π²mz²(4/h² इंटू n2², ठीक है। और ये माइनस ऑफ, एक मिनट, समझ में आया चीजें। एनर्जी का डिफरेंस किए एच न्यू, एनर्जी दोनों एनर्जी के तो एक्सप्रेशन को लिखे, फिर ये चीज आया, फिर यहां से ये चीज रीडवर्क जो चीज है उसको हम लोग डिराइव कर लिए। और आर का जो ये है एक्सप्रेशन में आर आपका ये चीज है, ठीक है। आर मतलब यही है, ठीक है। अब देखो आयनेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर समझे दोस्तों हम लोग आयनेशन पोटेंशियल वाला, तो वो क्या है। आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है कि एक क्या है कि यहां पर एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि एक गैसियस हाइड्रोजन एटम्स को लेके वहां से उसका जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों हटाया जाता है और उसको H क्लास में बदला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, मतलब आयनेशन पोटेंशियल क्या करेंगे, H जो है इससे हम लोग H क्लास बनाएंगे, ठीक है। ये आपका गैसियस हाइड्रोजन एटम है और इससे हम लोग इस चीज को बना रहे हैं। और ये क्या होता है, कब होता है ये चीज कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में ले जाना होगा इसको, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका हाइड्रोजन एटम का, उस इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जाना है, पूरा एकदम इनफाइनाइट में, इंफिनिटी में ले जाना होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को निकल के इंफिनिटी में ले जाना होगा वहां पर, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए क्या करना होगा ना, एनर्जी देना होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे छोड़ के जाएंगे एनर्जी सेल को, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो ये एनर्जी कहां से लेके कहां तक दे रहा है, मतलब कहां तक उसका रिलेशन है। तो n1 n इजिकल्स टू 1 से लेके दोस्तों n इजिकल्स टू इंफिनिटी के बारे में बात हो रहा है कि नहीं बताओ। हाँ, n इजिकल्स टू 1 से लेके n इजिकल्स टू इंफिनिटी तक बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। तो ये जो एनर्जी का आपका ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, h नी इजिकल्स टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर तो 4 बाई h स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो अगर इस एक्सप्रेशन में दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में अगर यहां पर n1 की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें और n2 का वैल्यू अगर इंफिनिटी पुट करें तो ये वाला एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएंगे, और वो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से सुनो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत छोटे में मतलब 9 क्लास में ही है आप लोगों का, 9-10 में आई थिंक, ठीक है। तो क्या था वो चीज कि एक गैसियस एटॉम है, उस गैसियस एटॉम से उसका जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको हटा के उसको पॉजिटिवली गैसियस एटॉम में बदल देना, पॉजिटिवली गैसियस कैटायन में बदल देना। तो क्या कर रहे हैं, क्या किया जाता है वहां पर कि वहां पर जो उसका इलेक्ट्रॉन्स होता है ना उसको निकाल के दोस्तों इंफिनिटी में पहुंचा दिया जाता है, इंफिनिटी डिस्टेंस में पहुंचा दो इलेक्ट्रॉन्स को हटा के। तो n इजिकल्स टू 1 से लेके n इजिकल्स टू इंफिनिटी में ले जाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन्स को, फिर ये बनता है एक गैसियस कैटायन, ठीक है। तो ये सारा जो भी यहां पर है उसको हटा के आप लोगों को आईपी समझाएंगे अभी। तो ये एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहां पर ये एनर्जी का ही तो बात बोल रहे हैं ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन, तो आईपी अगर बात करेंगे दोस्तों तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएंगे आपका 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर 1 माइनस 0। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं बताओ, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और दोस्तों ये सब वैल्यू अगर पुट करेंगे यहां पर तो क्या आएंगे, ये आएंगे आपका 13.6 z स्क्वायर, ठीक है, 13.6 z स्क्वायर। अगर हम लोग जनरलाइज कर दे नॉर्मल, अगर हाइड्रोजन एटॉम्स के लिए बात कर दे इसको तो डेफिनेटली आईपी क्या हो जाएंगे फिर यहां पर ना हो जाएंगे आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये एनर्जी लेवल के साथ एनर्जी जो एक्सप्रेशन है उसके उसका सिमिलरिटी है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं बताओ। यहां पर जो साइन में अपोजिट है, साइन में वहां पर माइनस था बट यहां पर प्लस साइन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना चीजें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लोग किसी और मतलब जनरलाइज करते इसको तो वो क्या आ जाएंगे, देखो क्या आ जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आई लिख लो, आईपी लिख लो, आई लिख लो, कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएंगे क्या, आई ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आई ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, आई ऑफ हाइड्रोजन, आई ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां पर n इक्वल्स टू अगर 1 पुट कर देते हैं तो यहां हो रहा है, अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट की बारे में बात करें जाए, मान लो कि 3 4 5 तो n अलग अलग होंगे वहां पर, तो n स्क्वायर, ये आपका कोई भी डिफरेंट मान लो कि अलग अलग एलिमेंट के लिए पूछा जाए आपसे तो आप लोग ये फार्मूला यूज करके पहुंच सकते हो यहां पर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज करके आयोनाइजेशन एनर्जी को आराम से बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। और आई इजिकल्स टू आई ऑफ हाइड्रोजन जो भी वैल्यू आता है आपका देखते हो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 13.6 आएगा इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस साइन में अंतर है। आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी में साइन में अंतर, बाकी सब कुछ आपका एक जैसे ही मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया।
तो एकदम लास्ट में दोस्तों आगे हम लोग अपना डिस्कशन की तो बात करेंगे अभी कि बोर का जो मॉडल है ना साथियों, तो वहां पर क्या क्या सक्सेस मिला है, उसको इंपॉर्टेंस क्या क्या मिला देखो। तो इतना सारा डिस्कशन करने के बाद, इतना सारा डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचे हैं दोस्तों कि इतना तो बात ही कर ही सकते हैं कि हाँ क्या क्या बोर का सक्सेसफुल पाथ कह सकते हैं। तो पहला तो बात ये है दोस्तों कि एक हाइड्रोजन मतलब एक जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, ये चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए। उसके बाद दोस्तों ये जो क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन, उसके ऊपर उसके वो उसकी कॉन्सेप्ट आया यहां से, उसके बारे में जान पाए हम लोग बहुत सारा चीज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ये चीज समझ में आए कि लाइन स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझ पाए, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से समझाए हैं, अगले वीडियो में अगर देखोगे आप लोग इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम वाला हाइड्रोजन का वहां पर अच्छे से समझा दिए थे इसको कि लीमैन बार्मर पेशेंट जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लेवल में जंप कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो अलग अलग वहां पर लाइंस मिल रहा था, वहां पर अलग अलग सीरीज मिल रहा था। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये एक सक्सेसफुल आपका बोर का सक्सेसफुल एक पार्ट बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्वांटम प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम्स के बारे में हम लोग बात कर लिए, और फर्स्ट बोर ऑर्बिट के बारे में पता चला। फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसका कैलकुलेशन कर दिए हम लोग। फर्स्ट बोर ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर लिए। एनर्जी En वाला -2π² mz² 4 y² ये इसके बारे में पता कर लिए हम लोग, इसको एक्सप्लेन कर लिए। इसको मतलब इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया कि कोई भी ऑर्बिट में घूमने वाला हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स में एनर्जी क्या होता है वो चीज। ठीक है, फिर दोस्तों रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पता चला, रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पता चला, उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया हम लोग 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना कुछ बोर का सक्सेसफुल दौर रहा है, सक्सेसफुल इतना सारा बात बोर जी ने किया था, बोर मॉडल से इतना सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। रदरफोर्ड का जो भी मतलब फेल्यूर था वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किए बोर ने। अब देखो दोस्तों बोर का भी कुछ ना कुछ तो फेल्यूर रहा होगा, कुछ शॉर्टकम्स रहा होगा, तो उसी चीज को आगे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि सोमरफील्ड ने बोर का जो फेल्यूर था उसको कैसे मतलब एडजस्ट किए, उसको कैसे एक्सप्लेन किए, उसको सही कैसे किए, करेक्शन कैसे हुआ, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे सोमरफील्ड में। तो दोस्तों बोर का क्या फेल्यूर था, क्या चीज था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो बोर्स मॉडल का फेल्यूर क्या था। देखो दोस्तों पहले तो बात ये है, इतना सारा चीज यहां पर सिंगल सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये सब वैलिड। बट अगर बात करें दोस्तों मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो वो जो है दोस्तों काम नहीं करेगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। आयरन के ऊपर बात करो तो नहीं कर पाएगा, सोडियम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ये वैलिड नहीं है, ये वाला मॉडल है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटॉमिक सिस्टम्स के लिए ऊपर ही ये सब काम करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट उसको अगर इलेक्ट्रॉन हटा के हीलियम आयंस बना दे, बेरिलियम आयंस बना दे, लिथियम आयंस बना दे, तो चीजें मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे उन लोगों का सारा चीज, जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक्सप्लेनेशन था सारा चीज वहां पर भी फिट हो जाएंगे दोस्तों। उस एटम्स के लिए भी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएन कैलकुलेट कर सकते हैं, वीएन कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा चीज।
कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं काम कर सकते, आयरन के लिए, जिंक के लिए, कोबाल्ट के लिए नहीं होगा ये। समझ में आया? और देखो ये जो यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे ना दोस्तों, सॉरी, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम बोर ने बोला कि हाँ ये फिक्स्ड एकदम, मतलब इतना सारा सीरीज मिलेंगे और बस यही, और कुछ नहीं मिलेंगे यहां से, लीमैन बामर पैसन्स ब्रैकेट कंप्लीशन। लेकिन दोस्तों बाद में क्या पता चला कि ये लाइंस भी ना छोटा छोटा और लाइन से बना है, मतलब ये लाइंस मिला, बोर ने बताया, लेकिन ये भी बाद में देखा गया था ये भी और भी बहुत सारा लाइंस के कलेक्शन में बना हुआ है, और भी बहुत सारा लाइंस यहां पर ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो कहां मिला, मान लो कि इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हम लोग अप्लाई किए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भेजा गया, और जब इसको दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड से भेजा गया, मैग्नेटिक फील्ड से भेजा गया, तो ये टूट गया। मतलब ये ऐसा दिखा कि ये लाइन एक नहीं है, ये बहुत सारा लाइंस का जो कलेक्शन है वो है। ठीक है, ऐसा दिख रहा था, तो वो चीज ना बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए बाद में दोस्तों ये जो इफेक्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये लाइन स्प्लिट हो जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट याद रखना इसको। और मैग्नेटिक फील्ड में दोस्तों जब इस लाइन को हम लोग भेजते हैं ना, तो वो जब स्प्लिट कर जाते हैं छोटे छोटे लाइंस में, इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्लियर है? दिक्कत नहीं है कुछ? समझ में आया सारा चीज? तो जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर ने। ठीक है, तो ये फेल्यूर था बोर का। और भी बहुत सारा फेल्यूर था, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी गया है ये बोर मॉडल, कि पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक सिस्टम का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल मतलब डुअल बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आप मैटर भी है, मतलब आपका मास भी है, वेव के नेचर में भी काम कर सकता है, पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर है, होता है। डी ब्रॉगली रिलेशंस जो होता है दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका वेव नेचर भी होता है, डुअल नेचर, डुअल पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव एंड पार्टिकल्स बोथ। तो वो ये चीज बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे में जाके देखेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशंस वहां पर कैसे पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को एक साथ मर्ज किया गया। तो सारा चीज ना एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, नहीं तो ये देखो कितना लगेगा आप लोगों को कि मान लो कि कितना बोर्डिंग है सर, इतना डाटा, इतना कुछ, 13.6, 3.4, 1.51, 0.54, 0.85, उसके बाद 0.54, सर कैसे याद रहेगा? याद रहता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर × 4/n²², याद रहेगा? आप लोगों का भी रहेगा। R1 Rn के साथ R1 का रिलेशन, Vn के साथ V1 का रिलेशन, En का साथ En का E1 का रिलेशन, आयोनेशन पोटेंशियल जो आयोनेशन एनर्जी है, वो आयोनेशन पोटेंशियल अगर किसी और एटम्स के लिए बोला जाए तो उसके साथ उसका रिलेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, रिडबर्ग फार्मूला न्यू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², डिफरेंट n1 और n2 का वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर वो लाइंस वाला मिल जाता है, लीमैन बामर पैसन्स ब्रैकेट फोनाम्पिस। तो चाहो तो आप लोग को भी कर सकते हो ये। तो जो यहां पर बताया गया है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो है ये, 1 घंटा के आसपास चला गया, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर एक बार में नहीं समझे तो डेफिनेटली दोबारा देखो दोस्तों। और इतना दम तो इस वीडियो में है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से बना देगा ये। उसके बाद बस कॉन्सेप्ट बना के
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट बनेंगे। और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक वर्ड को अच्छे से समझो, फिर एक बहुत कॉन्क्रीट, एक क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपके पास बन के तैयार होगा। ठीक है, चाहे आप जेई दो, चाहे आप नीट दो, चाहे आप बोर्ड दो, सब में आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोमरफेल्ड थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो डेफिनेटली यू कैन शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स, उन लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए, एंड आप लोग जो भी ये वीडियो को देख रहे हो कि इसको लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।